बात कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को, ऑक्साइड्स को, हैलाइड्स को या ऑक्सो एसिड्स वगैरह को, और उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। प्रॉपर्टीज को क्या कंपेयर करेंगे? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वही वेरिएशन जो पीरियोडिक वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स की। अच्छा, अब ये देखो, ये एलिमेंट आपका 15th ग्रुप का है। अब हम जानते हैं जो 15th ग्रुप के एलिमेंट है उनके पास -3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और -3 के ऑक्सीडेशन नंबर की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इसका मतलब नीचे जाते वक्त वो प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। अभी तो ये -3 का दिखा रहा है और हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी में है। ठीक है, वैसे अब यहाँ पर ई और एच के बीच में शेयरिंग हो रही है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो एक लोन पेयर के साथ ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसके अंदर एक लोन पेयर है। तो आप इसको कह सकते हो डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 पेयर की वजह से sp3 होगी। ट्राइगोनल पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर है, और वही एक लोन पेयर बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हम बात करते हैं इन 5 एलिमेंट्स की जो आपको दिखाई दे रहे हैं। NH3, PS3, आर्सेनिक H3, SbH3 और BiH3। अगर मैं इन सबको देखूं तो इनमें जो नाइट्रोजन है उसके हाइड्राइड के पास एक एक्सेप्शन है, उसका नाम है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो इसका हाइड्राइड ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, इसकी सॉलिबिलिटी अच्छी होगी। ये खास प्रॉपर्टीज इसको मिली है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, और इसकी स्टेट लिक्विड होगी। बाकी सारी जैसे नीचे जाएं तो गैस से धीरे धीरे सॉलिड होती है, तो इसकी गैस होनी चाहिए थी लेकिन ये लिक्विड है। तो NH3 के लिक्विड होने का रीजन क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, डाउन द ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब का साइज बढ़ रहा है। अगर इन सब का साइज बढ़ रहा है हाइड्राइड में, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी हाइड्राइड की, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एंगल छोटा होता है। हाँ, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एंगल छोटा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इन तीनों को एक साथ देखो, ये तीनों एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। ठीक है, और ये सेम ही रहेंगे, आपको आगे सेम ही मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है एसिडिक करेक्टर। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं यहां से लेके यहां तक, तो नीचे जाते वक्त बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ना आसान है। हाइड्रोजन को छोड़ना आसान है तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी के हाइड्राइड का एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ड्यू टू डिक्रीज इन EH बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज। बेसिक करेक्टर में भी यही बात है, लेकिन यहां पर रीजन बदल जाएगा। रीजन होगा यहाँ पे लोन पेयर। डाउन द ग्रुप लोन पेयर की इंटेंसिटी वीक होती है। डाउन द ग्रुप लोन पेयर की इंटेंसिटी वीक होती है, इसलिए बेसिक करेक्टर कमजोर होता है। तो इस पूरी की पूरी इस सीरीज में NH3 आपका बेस है, PH3 और आर्सेनिक H3 एम्फोटेरिक है, एसिडिक भी और बेसिक भी, और एंटीमनी और बिस्मथ के जो हाइड्राइड्स हैं वो एसिडिक है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो गई। थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता जाएगा बॉन्ड टूट जाएगा, तो थर्मली स्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट की बात मैंने आपको बता दी। NH3 की सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा है, लेकिन वैसे नीचे जाते हुए NH3 को अगर हम छोड़ दें तो PH3 आर्सेनिक H3 नीचे जाते हुए मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। बात याद रहेगी। अच्छा, और सॉलिबिलिटी नीचे जाते हुए क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इनके रीजन मैंने अलग से लिख दिए, आपको दिखाई दे रहे हो तो इस पे ध्यान दे लेना। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो कहता है 16th ग्रुप के हाइड्राइड में कोई फर्क नहीं। मैंने पूरी टेबल बना के रख दी है, सब कुछ सेम है, और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका पानी बना रहा है H2O। 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे बेसिक कैरेक्टर की बात होगी नहीं। ये सारे एसिड हैं, अच्छे खासे एसिड है। HF एक एसिड है, उसके बाद नीचे जाते हुए तो और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है,
क्लियर? और वैसे भी आपने 11th में पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ दो बातों पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने। एक ई एच बॉन्ड स्टेबिलिटी, जिसको मैंने अभी आपको बताया किसी ग्रुप में नीचे जाते हुए वो डिक्रीज करती है, और एक होता है पोलैरिटी। और मैं आपको बताऊं, पोलैरिटी 14th ग्रुप से 17th ग्रुप तक इंक्रीज करती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। और इसी में आपके इस साल आने वाले पी ब्लॉक के सारे ग्रुप आ जाते हैं, 15, 16, 17। तो कोई आपसे पूछे 15, 16, 17 ग्रुप में से कौन ज्यादा एसिडिक है, 17 ज्यादा एसिडिक है, 16 कम एसिडिक और 15 और कम एसिडिक है। ठीक है, ये दोनों बातें हमने इक्विलिब्रियम में की थी। आगे चलते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन के अगर 15 ग्रुप के अगर हम ऑक्साइड्स को देखें तो 15 ग्रुप +5 और +3 की अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ऑक्सीजन के साथ। तो +5 और +3 के साथ यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना सकता है, E2O3 और E2O5। अब बात पे ध्यान देंगे, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। +5 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा +3 से, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर कम, और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स के लिए हाइड्राइड जैसा नहीं होगा। ऑक्साइड क्या है? नेगेटिव आयन। हाइड्राइड क्या है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो आसानी से छोड़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव आयन जो आसानी से छोड़ेगा एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। इस बात पे ध्यान देना। तो यहां पर किस से हम देखेंगे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर से। किससे देखेंगे? पिछले वाले टॉपिक में मैंने हाइड्राइड में रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात नहीं करी, ऑक्साइड में रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूंगा। जरा ध्यान दो, पहले शेप देखो दोनों की। ठीक है, डेटिव बॉन्ड बना दिखाई दे रहा होगा आपको E2O3 में, E2O5 में भी। ठीक है, अब बारी आती है कि क्या नाइट्रोजन E2O5 बनाएगा? नाइट्रोजन तो कभी 3 से ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, ना लेता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन इसको +4 तक एक्साइट कर सकता है, +4 तक एक्साइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पहली बात। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता है, दूसरी बात। वरना आप ये कह सकते थे कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा ताकतवर फ्लोरीन बैठा है, फ्लोरीन तो इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता होगा। नहीं, सबसे ज्यादा ये किसकी प्रेजेंस में अपना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसके पास दो खासियत है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो ये देखो आप सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। मैंने इसमें एक ऑक्साइड गलती से मिस कर दिया है, N2O3। उसका स्ट्रक्चर यहां से दिख जाएगा आपको। ठीक है, ई की जगह एन लगा देना। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए समझाया है जिससे आपको डॉट देखने से पता चले कि कितने यहां पर डेटिव बॉन्ड है। अगर आप देखोगे ना N2O को, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा ये एरो बनाया है, ये डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, और अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखोगे N2O के, तो वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पहले डबल डबल बॉन्ड थे, अब यहां एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक, NO, अगर NO देखो तो यहां पर एक लोन पेयर है, लोन इलेक्ट्रॉन है सॉरी, और एक यहां पर एक लोन इलेक्ट्रॉन है। एक बात ये एक्सेप्शनल केस है, NO और NO2 दोनों ही एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक लोन इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? अकेला इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा। इसका मतलब स्टेबल तो नहीं होंगे, नहीं, थोड़े से स्टेबल है रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से। फिर बारी आती है NO3 की, N2O3 की। N2O3 तो है, फिर कौन सा गायब है? NO2 गायब है बेटा स्ट्रक्चर। हाँ, NO2 मिस कर रखा है मैंने, बना दूंगा उसको। N2O3 को देखो, N2O3 को बना रखा है हमने। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर शिफ्ट हुए, ये देखो ये यहां पर उल्टा दिखाई देगा आपको, शिफ्ट हुए, रेजोनेंस हो रहा है। ये हो गया N2O3। N2O4 क्या है? N2O4 NO2 का डाइमर है। मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां जगह मिल गई। ये है आपका NO2, ये देखो NO2 दिख रहा है आपको,
NO2 में एक लोन इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल नहीं था, तो उसने क्या करा, अपने ही जैसे एक और NO2 के साथ बॉन्ड बना लिया। तो NO2 का डाइमर क्या बना, N2O4। N2, तो उस वो क्या है, वो कुछ नहीं है, NO2 का डाइमर है। NO2 आपको दिखाई दे रहा है, उसका डाइमर बना दो। तो N2O4 नीचे है, ये रहा N2O4, रेजोनेंस कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉन्ड यहाँ पर डबल था, फिर सिंगल, अब सिंगल और डबल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, दीपक, साहिल, मुकुल, एन N2O5 का स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पर भी यही है भाई, शिफ्टिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अच्छा अगर आप NO को देखोगे तो नाइट्रोजन अब भी 4 कोवेलेंसी पार नहीं करा है। देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं है, तो +4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखा सकता है। वो वाली बात गलत नहीं हुई हमारी, ठीक है, कि ये 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो N2O और NO न्यूट्रल है, +1 और +2, +3, +4, +5, जैसे जैसे इधर जाते होगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अभी पीछे बताया था ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर। अब जरा इसको देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की अगर मैं ऑक्साइड्स देखूं, तो जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। क्यों? डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और ऑक्सीजन एक नेगेटिव आयन है, अगर नेगेटिव आयन छोड़ते हो तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। और हाइड्राइड में क्या था, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन छोड़ते हो तो एसिडिक कैरेक्टर, नेगेटिव आयन छोड़ते हो तो एसिडिक कैरेक्टर। यहां पे भी सेम केस लग रहा है, N2O5 P4O10, आर्सेनिक 4O10 और एंटीमनी 4O5, सब में सेम केस है। ठीक है, अब आपको पॉइंट याद रखने वाले कौन कौन से ध्यान में रखने, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ उसके डेटिव बॉन्ड और उसके रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है, ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, आगे चलूं? ठीक है, अब बारी आती है ऑक्साइड्स ऑफ 16th ग्रुप। क्या 16th ग्रुप के एलिमेंट्स भी ऑक्साइड बनाते हैं? हाँ, EO2 और EO3 टाइप के। ठीक है, देखो नीचे, EO2 में आपको सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम और पोलोनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी। ठीक है, ये टेलुरियम है, टेलुरियम, सॉरी। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और O3 वालों की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ +4 और यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। अच्छा जी, EO2 हो या EO3 हो, दोनों टाइप के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और कौन ज्यादा एसिडिक होगा? EO3 ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्या, क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क पड़ेगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। कोई दिक्कत? इसे ठीक कर लो, EO3 नहीं EO2, यहाँ EO3 आना चाहिए। स्टेट की बात करें तो ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टेट की होती हैं, सेलेनियम और टोल्यूरियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं। अब नीचे स्ट्रक्चर देख लो EO3 का और EO2 का। देखो, अगर मैं EO2 बनाता हूं, चाहे वो वहां पर E की जगह एक ऑक्सीजन क्यों ना रखा हो, चाहे ये सल्फर का ऑक्साइड हो या ओजोन हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा एक डेटिव बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड क्या करने में मदद करेगा? रेजोनेंस। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 डेटिव बॉन्ड दिखाई देंगे, वो भी क्या करवाएंगे? रेजोनेंस। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे स्टेबल होते हैं? रेजोनेंस से स्टेबल। याद रहेगा आकाश? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है भाई, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होता है,
और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। अगर मैं इसको देखूं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, बस एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर नया टॉपिक आ गया। ऑक्साइड्स में एक नया टॉपिक क्या आया है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज। अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो इसी वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते हुए क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि इनका वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर? एक बार ध्यान दे लो इस पे। इसके बाद बारी आती है ऑक्साइड्स ऑफ 17 ग्रुप, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ हैलाइड। पहली बात तो ये हैलाइड के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पे -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव है। तो जब फ्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा वो ऑक्साइड नहीं होंगे, वो सुपर ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे? तो देख लो भाई, यहाँ पे दो आपको ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है ऑक्सीजन +1 और एक में दिखा रहा है +2। किस वजह से? फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगली चीज, बोथ ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन देने वाले एजेंट। फ्लोरेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जो फ्लोरीन देते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन देता है, और फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन सा होता है? जो फ्लोरीन देता है। तो ये फ्लोरीन देना चाहते हैं, हाँ। ऑक्सीजन चाहता है कि मैं इससे पिंड छुड़ाऊं, क्यों? ये मेरे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी में नहीं है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी में। तो यहां पर ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ के O2 की फॉर्म में आना चाहेगा, अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा, नेटिव स्टेट में आना चाहेगा, और अपने फ्लोरीन किसको दे देगा? किसी को भी, और उसको क्या बना देगा? फ्लोराइड। क्या बना देगा उसको? ठीक है। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, बातें बता चुका हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सब के सब ऑक्साइड्स बनाते हैं +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके लिए साइज बड़ा होना चाहिए। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसका मतलब आयोडीन का +7 वाला ऑक्साइड बहुत स्टेबल होगा, क्लोरीन का +7 वाला ऑक्साइड थोड़ा कम स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्लोरीन सारे ऑक्साइड बनाता है, जरा ध्यान दो। क्लोरीन Cl2O बना रहा है, ClO2 बना रहा है, Cl2O6 बना रहा है, Cl2O7 बना रहा है, यानी कि यहां पर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है आपको? +1 +4 +3 और यहाँ पे 3.5 नहीं 7, पूरी 7। यहाँ पर भी +6 दिखाई दे रही है भाई। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। ब्रोमीन भी बना रहा है, आयोडीन भी बना रहा है। अब वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, कौन ज्यादा स्टेबल है? हमने सोचा आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, है ना? नहीं, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, और सबसे कम ब्रोमीन। क्यों? यहां पर एक नहीं, दो दो क्राइटेरिया लग रहे हैं। एक है काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहां दो फैक्टर्स लग रहे हैं, यहाँ पे दो फैक्टर्स लग रहे हैं, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? छोटे मॉलिक्यूल की, क्लोरीन की। और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है? आयोडीन। और ब्रोमीन क्या है? दोनों में ही मॉडरेट, दोनों में फिसड्डी रह गया, दोनों में पीछे रह गया। आयोडीन किस चीज में जीत गया? थर्मल स्टेबिलिटी में, जो आयोडीन के ऑक्साइड्स होते हैं। और क्लोरीन के ऑक्साइड काइनेटिकली स्टेबल हो गए। ठीक है, और ब्रोमीन दोनों में ही पीछे रह गया। आगे यूजेस आप देख लेना इसके। यूजेस इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं। जैसे क्लोरीन का जो है ना, पेपर को ब्लीच करने के लिए, टेक्सटाइल को ब्लीच करने के लिए, मतलब जो तुम्हारे कपड़े आते हैं वो सफेद नहीं होते हैं, उनको उनका कलर उड़ाने के लिए, जिस भी फॉर्म में वो कपड़ा, जिस भी फॉर्म में ओरिजिनल उसकी फॉर्म हो, उसको व्हाइट कलर का करने के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर पे कोई भी कलर चढ़ सकता है। और वाटर के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन का यूज होता है, आप जानते ही हो, वगैरह वगैरह। आगे अब बारी आती है हैलाइड्स की। हैलाइड्स मतलब 15 ग्रुप के हैलाइड, 16 ग्रुप के हैलाइड, 17 ग्रुप के हैलाइड। मतलब अब हैलोजन रिएक्ट करेगा 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, तो कैसे हैलाइड्स बनाएगा? जनरली हम मानते हैं जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो यहाँ पर ही -1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारा 15 ग्रुप है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? +3 या +5।
+3 दिखाएगा तो क्या बनेगा, NCl3, NF3 या PCl3, और +5 दिखाएगा तो PCl5। अब देखते हैं उनकी शेप कैसी होगी। तो इनको हमने दो जनरल कैटेगरी में डाल दिया है, एक है ट्राइहेलाइड और एक है पेंटाहेलाइड। अगर आप ट्राइहेलाइड देखते हो तो ट्राइहेलाइड की ज्योमेट्री कैसी है आपकी, शेप कैसी है आपकी ट्राइहेलाइड की, एक लोन पेयर के साथ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जैसी NH3 की थी वैसी ही होगी NF3 की, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह सकते हो। NF5 या NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट 5 बनाते हैं, पेंटाहेलाइड बनाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब के सब पेंटाहेलाइड बनाते हैं, स्टेबल पेंटाहेलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस का PCl5 होता है, हाँ जी होता है। कैसा होता है? गैसियस स्टेट में तो स्टेबल होता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं होता। साहिल ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, PCl5 की, तो PCl5 लिक्विड और सॉलिड स्टेट में अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश करता है, और वो कौन सी है? 4 और 6। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बन जाता है। ठीक है, एक तो उसको आयनिक बॉन्ड मिल जाता है, आयनिक स्टेबिलिटी, और 4 मतलब टेट्राहेड्रल और 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों ज्योमेट्रियां स्टेबल होती है, इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब 5 वाली ज्योमेट्री स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम 5 वाली ज्योमेट्री पे दिमाग लगाएं, क्या क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसमें अलग है। आ जाओ, सबसे पहले आप इसको देखो, ये है आपका एक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस ट्राइंगल में आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं 120 डिग्री के, और एक है ऊपर और एक है नीचे। ऊपर है 90 डिग्री, नीचे भी है 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो प्लेन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे कहते हैं हम एक्सियल और इसे कहते हैं हम इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और एक्सियल पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं जो इस फॉर्म में 90 डिग्री के। जहां पर एंगल आपका बड़ा है, यानी कि इक्विटोरियल पोजीशन पे, जहां पर आपका एंगल बड़ा है वहां पर रिपल्शन कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। एंगल बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, और जहां पर आपका बॉन्ड एंगल छोटा है वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है, गधों आसान होता है। जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी उतना तोड़ना आसान, लंबी चीज को तोड़ना आसान होता है। तो वो कह रहा है बॉन्ड लेंथ कहां पे बड़ी होती है? एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन के बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इक्वेटोरियल के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो इसका मतलब स्टेबल नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कभी भी आपको ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर लगाने हो तो आप कहां पे लगाओगे? एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, रिपल्शन, सही बोला है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। अगर रिपल्शन कम होगी तो लोन पेयर लगा दोगे तो रिपल्शन महसूस नहीं करेगा, वो टिका रहेगा। ठीक है, तो लोन पेयर कहां लगने चाहिए? इस ट्राइंगल में। ठीक है, इसलिए यहां पर अगर लोन पेयर लगा तो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा सीसॉ। यहाँ पर लोन पेयर लगे दो तो बन के आएगा टी शेप, बेंट टी शेप भी बोलते हैं इसको। समझ आया? चलो, ये पेंटाहेलाइड वाली बात समझा दी। इन पॉइंट्स पे ध्यान देना, नाइट्रोजन नहीं बनाता, बता चुका हूं मैं। नाइट्रोजन का एक ही स्टेबल ट्राइहेलाइड है, NF3, NF5 नहीं। All trihalide of 15th group elements are predominantly covalent in nature। जितने भी ट्राइहेलाइड्स है ना, ये कोवेलेंट नेचर के हैं। तो अब बात आती है, all trihalides of 15th group element are predominantly covalent in nature except bismuth का फ्लोराइड। बिस्मिथ जो है ना, वो इतने बड़े साइज का है कि आसान, उसके आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है। और फ्लोरीन, फ्लोरीन तो गुंडा है, वो तो लेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक देने वाला और एक लेने वाला, तो आयनिक करैक्टर अच्छा बन रहा है। याद रखना, जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करता है और साइज ऑफ एनायन डिक्रीज करता है, एनायन मतलब लेने वाला, लेने वाले का साइज छोटा हो और देने वाले का साइज बड़ा हो तो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर देने वाले का साइज छोटा हो और लेने वाले का साइज बड़ा हो तो अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
ये फजान रूल कहता है अगर एनायन का साइज छोटा हो, डिक्रीज करे, और कैटायन का साइज इंक्रीज करे, तो ये अच्छा होता है आयनिक बॉन्ड के लिए। इसका उल्टा, देने वाला यानी कि एनायन, लेने वाला यानी कि एनायन, उसका साइज अगर इंक्रीज कर जाए, साइज जिसका इंक्रीज करता है वो तो देता है इलेक्ट्रॉन, ये अच्छी बात तो नहीं है। एनायन का साइज इंक्रीज नहीं करना चाहिए, उसको तो लेना है इलेक्ट्रॉन। और कैटायन, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम। तो ये दोनों बातें उसको कोवेलेंट बना देती है, अच्छा आयनिक नहीं बनाती। बात समझ आई? ये किसका रूल है, फजान का। एक रूल है फजान का साइज की नाम पर, आगे 3 रूल है वैसे तो उसके। अब वो कहता है सारे ट्राइहेलाइड्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर के होते हैं बिस्मिथ के फ्लोराइड को छोड़ के। ठीक है, अभी तो हमने ट्राइहेलाइड की बात करी। अगर मैं आपसे पेंटाहेलाइड पूछूं तो पेंटाहेलाइड मतलब 5 प्लस का चार्ज। जितना चार्ज बढ़ेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल, यानी कि कोवेलेंट ज्यादा होगा। अगर कोई तुमसे पूछे 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, हाँ आयनेशन एंथैल्पी लो होती है। 2 दिक्कत आएगी, 3 और दिक्कत आएगी, 4 बहुत दिक्कत आएगी, 5 में तो देगा ही नहीं। इसका मतलब 5 तो बांटेगा वो, और बांटेगा तो क्या होगा, आयनिक या कोवेलेंट? तो कोई तुमसे पूछे ट्राइहेलाइड और पेंटाहेलाइड, इन दोनों में से कौन कोवेलेंट नेचर का है? पेंटाहेलाइड कोवेलेंट नेचर का है, ट्राइहेलाइड कोवेलेंट नेचर का नहीं, आयनिक मतलब कम कोवेलेंट नेचर का है। वैसे तो दोनों ही कोवेलेंट नेचर के हैं, दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है मतलब उसको उतने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि आयनिक करैक्टर नहीं दिखाएगा। आगे अब फिर वही बात आई, ये 3 बातें तो आपको अब तक रट चुकी होगी। नीचे जाते हुए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। मतलब नीचे जाते हुए बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। रिड्यूसिंग करैक्टर नीचे आते हुए डिक्रीज करता है, जैसा ऑक्साइड के लिए चला था वैसा ही हैलाइड के लिए चलेगा, क्योंकि ऑक्साइड भी नेगेटिव था और हैलाइड भी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते हुए इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करेगी, एसिडिक करैक्टर नीचे आते हुए डिक्रीज करेगा रिड्यूसिंग करैक्टर की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी आती है पेंटाहेलाइड की। पेंटाहेलाइड की इक्विटोरियल पोजीशन मैंने आपको समझा दी, पेंटाहेलाइड की एक्सियल पोजीशन मैंने आपको समझा दी। बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन की, एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्विटोरियल पोजीशन से। बॉन्ड एंगल, एक्सियल पोजीशन का बॉन्ड एंगल छोटा होता है इक्विटोरियल पोजीशन से। और ये होता है किस वजह से? जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जब एंगल नजदीक आ जाता है तो उनको दूर भागना पड़ता है। अगर एंगल दूर हो तो वो पहले ही स्टेबल है, तो ज्यादा बॉन्ड को लेंथ को बढ़ाना नहीं पड़ता। अब इस बात पे ध्यान दो, सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है? मैंने बताया था आयनिक फॉर्म में, क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा स्टेबल है sp3d से। क्यों? क्योंकि उनमें बॉन्ड का फर्क नहीं है, 90 और 120 वाली बात नहीं है, सारे 90 के हैं या सारे, तो सिमिट्री है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं हम 16th ग्रुप के हैलाइड्स की। 16th ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, EX2, EX4, EX6। ठीक है, फिर वही आपकी बात, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, EX2 से EX4 और EX6 तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज। ठीक, अच्छा, अब वो कहता है स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो किसके हैलाइड ज्यादा स्टेबल है? भैया जब हैलाइड तभी स्टेबल होगा 16 ग्रुप का जब ज्यादा नेगेटिव होगा हैलाइड। कौन सा हैलाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, और आयोडीन सबसे कम। तो हैलाइड की नेगेटिविटी फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज कर रही है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक डिक्रीज करेगी। ठीक है, इनकी शेप देख लो, 2 लोन पेयर के साथ 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, बैंड शेप, क्या नाम है इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर 1 लोन पेयर के साथ 4 बॉन्ड पेयर, तो मतलब सी सॉ शेप। कैसी शेप? और ये 6 के 6 बॉन्ड पेयर तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे अब वो कह रहा है ये मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं, और इनके मोनोहेलाइड जो है जनरली डाइमर बनाते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Br2, ये सब के सब
डाइमर्स है मोनोमर्स के, ठीक है। ये डाइमर्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करते हैं। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद बारी आते हैं हैलाइड्स ऑफ 17 ग्रुप। 17 ग्रुप तो खुद हैलाइड है, क्या हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा? हाँ, इसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे जो सबसे बड़ा इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो है IF7, ठीक है। Cl के साथ कई सारे ब्रोमीन के, BrCl3, BrF3, BrF5 वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है हमारे पास किस किस तरीके के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं, XX-, XX-3, XX-5 और XX-7। तो 1, 3, 5, 7, ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर में बताया था, जैसे जैसे एक्सपेंड करता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, वो करता है 1, 3, 5, 7। अब इनकी शेप देखते हैं। XX- की शेप देखूंगा तो एक सीधी लाइन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। XX-3 की देखूंगा तो बैंड शेप है, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बैंड टी शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया पूरा का पूरा, उसको रीड करना है आपको, ठीक है। XX-5 स्क्वायर पिरामिडल शेप है। XX-7 IF7 ये कौन सी शेप है? पेंटागन बाइपिरामिडल। पेंटागन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये शेप। अब वो कहता है अब वो कहता है XX- है, यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिक कम है। क्या कम है? उनमें सिमेट्री कम है। अगर वो सिमेट्री कम है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। किससे कम स्टेबल होंगे? XX से। XX मतलब डाई हेलोजन से। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स डाई हेलोजन कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स डाई हेलोजन कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, जो मैंने एक बारी पहले भी करी थी, कि फ्लोरीन जो होता है F2 ये सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। तो क्या ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी कम स्टेबल होगा? हाँ। तो F2 जो है एकमात्र X2 मॉलिक्यूल है जो सबसे कम स्टेबल है, यानी कि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी कम स्टेबल और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा, ये देखो जरा, एनसीईआरटी ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, जरा मैं ध्यान देना, मैं इसको मार्क करता जा रहा हूं। Their chemical reaction can be compared with individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than the halogens, except fluorine. This is because XX- bond in interhalogen compound is weaker than the XX bond in halogen, except F2 bond. All these undergoes hydrolysis give halides ion derivatives, ions derived from the smaller halogen and हाइपोहेलाइट, ठीक है। अब ये हाइपोहेलाइट क्या है? XX-, हेलाइट क्या है? XX-3, और हेलेट क्या है? XX-5, और पर हेलेट क्या है? XX-7। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। याद तो मुझे भी नहीं है, आपको होनी चाहिए। अब ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सोहेलाइट, जैसे OHX, ठीक है। अब जरा इस शेप को देखना बेटा, यही वो शेप थी जिसका मैंने बात करी थी, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है? बैंड टी शेप, और इसको क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से क्या आंसर लिखना है यहां देख लेना, इसी आंसर को फॉलो करना जब अपने एग्जाम में लिखो। अब बारी आती है एलोट्रॉप्स की। भाई नाइट्रोजन जो है ये लीस्ट प्रॉपर्टी दिखाता है एलोट्रॉप दिखाने की, क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग है। फॉस्फोरस 3 तरीके के एलोट्रॉप्स बनाता है, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार फिर बता रहा हूं। एक है व्हाइट फॉस्फोरस जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पानी में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है CS2 में, और ये अंधेरे में ग्लो करता है, ठीक है। ये खासियतें समझ में आ गई। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है भैया? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, एंगुलर स्ट्रेन पड़ रहा है, इसका एंगल बहुत कम है, 60 डिग्री है। अगर मैं इसके थोड़े बहुत बॉन्ड तोड़ दूं, जैसे वाला बॉन्ड तोड़ दूं, तो वो स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा
और ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये व्हाइट से रेड बन जाएगा। ठीक, तो व्हाइट फास्फोरस ही रेड बनता है। हाँ, कई दिन तक उसको गर्म करो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में। किस टेम्परेचर पे गर्म करो? 573 केल्विन, ये याद रखो भाई। ठीक है, आगे। लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, ये पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस, ये पानी में भी नहीं घुलता और ये CS2 में भी नहीं घुलता, ये रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, हीट करने पर कोई ना कोई रिएक्शन करके दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको चीजों को जलाने के लिए यूज कर सकते हो। आगे, डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये अंधेरे में चमकता नहीं है। ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एक नहीं दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, एक होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस अगर आपको बनाना है तो आपको रेड फास्फोरस को हीट करना होगा एक सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर, और बीटा फास्फोरस बनाना है तो रेड नहीं व्हाइट फास्फोरस को आपको हीट करना होगा 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर। ठीक है, जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस होता है वो सब्लिमेट हो जाता है एयर में। ठीक है, एयर में सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, बीटा ब्लैक फास्फोरस सब्लिमेट नहीं होता। अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो मोनोक्लिनिक शेप का या रोम्बोहेड्रल शेप का होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, और जो बीटा फास्फोरस होता है ये अमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसकी शेप होगी तो हेक्सा HCP शेप बनेगी। ठीक है, मैंने यहां लिखा नहीं है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, ये भी 673 केल्विन तक बर्न नहीं होता। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर और हाई, यानी कितना प्रेशर था वो जो ऊपर लिखा था ना, हाई प्रेशर 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप हीट करोगे तब जाके बीटा ब्लैक फास्फोरस बनेगा। अच्छा जी, ये तो हुआ अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीजन की। क्या ऑक्सीजन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं? हाँ, O2 और ओजोन, जिसमें से ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल लेयर से, वो रेस से। कौन सी रेस होती है वो? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रे। लेकिन ये ऊपर है, 20 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की बात है। अगर ये तुम्हारे लिथोस्फेयर के आसपास हुआ, जहां जिंदा लोग रहते हैं यानी कि हम रहते हैं, उसके आसपास हुआ तो ये पॉल्यूटेंट है। 100 पार्ट पर मिलियन पार नहीं करना चाहिए एयर में, ये पॉल्यूशन का काम करेगा। कभी ऐसा हुआ है, जैसे अभी भी हो रहा है, जब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है तो हमारी आंखें जलती हैं, और अगर आपकी स्किन पे इचिंग हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, तो उसका कारण ओजोन है। ठीक है, इसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक पहले व्हीकल से आता था, लेकिन अब BS4 BS5 BS6 जब से आए हैं, BS का मतलब होता है भारत स्टैंडर्ड शायद। ठीक है, भारत स्टैंडर्ड 4, भारत स्टैंडर्ड 5 हमने स्किप कर दिया, 6 पे आ गए सीधा। ठीक है, इन बाइकों में, इन स्कूटियों में धुआं नहीं निकलता। पहले धुआं निकलता था बाइकों से, स्कूटियों से। ठीक है, लेकिन अब धुआं इससे निकलता है, जो पराली वगैरह जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो एक सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और फोटो मतलब होता है लाइट, केमिकल रिएक्शन से हुआ फॉग बन जाता है, स्मोक। ठीक है, एक धुंध बन जाती है। वो धुंध असलियत में होती नहीं है। अगर ये क्लासिकल स्मोक होती है जो सर्दियों के दिनों में बनती है, नॉर्मल स्मोक, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है, और इससे नुकसान क्या है? ये सफोकेशन का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। वो जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल रुक गया नीचे, ब्लॉक हो गया। अब जो ऑक्सीजन का कंटेंट था उस पर्टिकुलर एरिया में वो कम हो गया, और हम किसको सक करते हैं? एयर को। अब उसमें ऑक्सीजन होगी तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं होगी तो नुकसान है। ठीक है, जो भी पॉल्यूटेंट होगा सीधा कहां जाएगा? हाँ, लंग्स में, एयर सैक्स में, और वो उनको ब्लड में पहुंचा देगा और वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इससे चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, आगे प्रिपरेशन वगैरह के बारे में लिख रखा है। रेजोनेंस स्टेबल होता है ओजोन, मैं आपको बता चुका हूं। चलो ठीक है, ये बस एक बार देख लेना बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। ये लर्न करने वाला है सारा पोर्शन। जैसे अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो ओजोन का, तो इसका मतलब क्या है? ओजोन कितना है तो पता कैसे करोगे? ओजोन को सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, ओजोन की रिएक्शन कराई फास्फोरस के सल्फाइड के साथ, और लेड के सल्फाइड के साथ, सॉरी, लेड के सल्फाइड के साथ ओजोन की रिएक्शन करे और लेड का सल्फेट बनाया।
अब जो लेड का सल्फेट था उससे हमें O2 मिला, ठीक है। नहीं ये नहीं है इसकी एस्टिमेशन, रुको, ये एस्टिमेशन नहीं है बेटा। एस्टिमेशन ये है, किसी भी आयोडाइड को अगर मैं रिएक्शन कराता हूं ओजोन के साथ तो वो मुझे आयोडीन दे देता है। आप जानते हो आयोडीन का मास कितना होता है? 127। तो यहाँ कितना आ रहा है? 256। और यहाँ पर आपके ओजोन कितनी है? 48 ग्राम। अच्छा, अगर आपको 256 ग्राम आयोडीन मिल जाए तो आप कहोगे भैया इसने रिएक्शन करा होगा 46 ओजोन के साथ। अच्छा, इसका हाफ मिल जाए तो 46 का भी हाफ कर देना। तो जितना ग्राम आपको ये मिलेगा, या आप कैसे में ये वेइंग मशीन से आप वे कर लोगे क्योंकि तो सॉलिड है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होना चाहिए। तो मुझे एक रेशियो मिल चुकी है, वो क्या है? 48/256, सॉरी 256/48 मल्टीप्लाई में जो भी मास आए, ठीक है। 256/48 जो भी मास है वो क्या बन जाएगा? आपका ओजोन का मास। तो ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। ये करा किस पे जाता है? इसमें पीएच को मेंटेन करके रखा जाता है। देखना नीचे देखो, when ozone react with an excess potassium iodide solution buffered with borate buffer at pH 9.2, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method of estimation of ozone. और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा आपका। ओजोन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ओजोन स्टेबल नहीं है, अपने आप को तोड़ के ऑक्सीजन बना लेता है, अपने आप को तोड़ के। और जो एक ऑक्सीजन छोड़ता है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है, ब्लीचिंग का काम कर सकता है, कलर उड़ाने का काम कर सकता है, टेक्सटाइल का कलर, स्किन के लिए भी ओजोन यूज किया जाता है। ओजोन ब्लीच सुना होगा आपने शायद नाम, गोरे हो जाओ। आगे, ओजोन जब बनता है तो किससे बनता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां में दिखाई दे रहा है इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसका मतलब ओजोन स्टेबल नहीं है। जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको स्पॉन्टेनियस कैसे बनाए भाई? इसके लिए तो टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास डेल्टा जी की एक रिएक्शन है, इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपका डेल्टा एच गड़बड़ कर रहा हो तो टेम्परेचर को ध्यान में रखना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो वो कहता है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नेसेसरी चीज है, वो क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर परसेंटेज बढ़ानी है इसकी तो हम एक और बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ओजोनाइजर बैटरी। वैसे जो अपने आप बनता है वो 10% बनता है, 10% से ज्यादा ओजोन बनाना चाहते हो तो इस ओजोनाइजर का इस्तेमाल करोगे। प्रॉपर्टीज देख लो, देखो बताया था 100 पार्ट पर मिलियन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ब्रीदिंग में अनकंफर्टेबल फील होता है। ये रही वो बात जो मैंने भी आपको बताई थी। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिंस इट डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ हीट। क्या लिबरेट करती है ये हीट छोड़ती है। डेल्टा एच negative and increase in entropy delta H positive. These two effect enforces each other resulting in large negative gives free energy. ठीक है। तो अगर आपको हम ये पूछें कि क्या ओजोन अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहेगा? हाँ, क्योंकि जब ओजोन अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। क्या नेगेटिव हो जाता है? तो फेवरेबल है। अगर आप इसका उल्टा करवाना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर। किस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा? टेम्परेचर के चेंज को। चलो ठीक है। अब बात आती है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 2 एलोट्रॉप है बेटा, एक है अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो रोम्बिक, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता अल्फा सल्फर, ठीक है, लेकिन बेंजील, अल्कोहल और इथीन यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाता है। रेडिली सॉल्युबल है CS2 में। ये बनाया जाता है इवेपोरेट करके रोल ऑफ सल्फर को CS2 की प्रेजेंस में। अच्छा, बीटा सल्फर क्या है? बीटा सल्फर बनाने का तरीका क्या है? अल्फा सल्फर से बनता है बीटा सल्फर। ये देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग बीटा सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग। कब तक कूल करना है? जब तक उसमें दरारें ना पड़ जाए, फट ना जाए, क्रस्ट ना बन जाए उसका, और उसके अंदर 2 होल ना आ जाए, उसके अंदर 2 छेद आ जाते हैं, तब हम मान जाते हैं कि अब बन चुका है। फिर उसके जो लिक्विड को होता है पोर आउट कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है? एक नोकीला निडल शेप वाला बीटा सल्फर।
रिमूविंग द क्रस्ट एंड कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म। ठीक है, ये भी सॉल्युबल होता है CS2 में। 693 केल्विन से ऊपर आपका बीटा सल्फर स्टेबल होता है, 693 केल्विन से नीचे आपका अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, और 693 केल्विन पर दोनों फॉर्म स्टेबल होती है, ये याद रखना बेटा। 369 सॉरी 690 बोले जा रहा हूं। 369 केल्विन से ऊपर बीटा सल्फर, 369 केल्विन से नीचे अल्फा सल्फर, और 369 केल्विन पे दोनों। ठीक है, चलो ग्रुप 18 को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।